वेलकम बैक नाज़रीन। आयशा जी, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लाया गया उसको चैलेंज भी कर दिया गया है, लेकिन उसके मुताबिक हमने देखा कि सुबह में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस आता है, रात में बेंचेस वो जो कमेटी है उसकी फॉर्मेशन तब्दील हो जाती है, जस्टिस मुनीब को कमेटी से बाहर कर दिया जाता है। इससे पहले जब बंदियाल साहब थे, फ़र्द वाहद के हाथ में तमाम इख्तियारात थे बेंचेस की फॉर्मेशन के हवाले से, तो इसी हुकूमत को जब ये PDM में थी तो इनको बहुत एतराज़ात थे। वो अपनी मर्ज़ी के सेम माइंडेड, जो एक बड़ी हम सुनते थे टर्म कि सेम माइंडेड जजेस का बेंच बनाया जाता है, उसके बाद ये इख्तियारात मोस्ट 3 सीनियर्स इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस साहब के पास चले गए। अब हुकूमत को दोबारा आपके ख्याल में क्या ज़रूरत पड़ गई है? 90% इख्तियारात फिर फ़र्द वाहद को दे दिए, यानी कि चीफ जस्टिस साहब एक खुद हैं, दूसरा वो अपनी मर्जी का कोई जज बीच में लेके आएंगे इस कमेटी में, और तीसरा एक है सीनियर प्यूनी जज। क्या ज़रूरत पेश है इस ऑर्डिनेंस की? बन रहे हैं ना, ये वक्त की अहम ज़रूरत है, आप समझ नहीं रही। मसला सारा ये है कि काजी साहब की एक्सटेंशन जो है वो अब नामुमकिन होती नजर आ रही है, ठीक, और हुकूमत वक्त का सर्वाइवल भी जो है वो काजी साहब की एक्सटेंशन से किसी हद तक मशरूत था। अब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल इन लोगों ने खुद ही बनाया और फिर बाद में खुद ही इसमें जो है आप रद्दो बदल कर रहे हैं, तो आप इनकी अकल के ऊपर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ सकते हैं। अब आप देखिए इनकी मुनाफिक खुलकर सामने आ गई है। इन्होंने पहली फुर्सत में जस्टिस मुनीब अख्तर को जो है ये उस बिल से उस ऑर्डिनेंस से बाहर निकाला, उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बेंच से बाहर निकाला। अब जनाब ये चाह रहे हैं कि सारे जो इख्तियारात हैं वो फर्द वाहिद काजी फाइज ईसा साहब के पास ही चले गए। तो वो चले गए ना वापस? जी चले गए हैं, लेकिन मैं आपको एक और बात बताती चलूं जी, जो अदलिया के बाकी जजेस हैं वो आराम से नहीं बैठे हुए, वो इन तमाम सिचुएशंस को जो है वो बहुत कीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं। उससे क्या होगा? देखिए जस्टिस मंसूर अली शाह का जो कल का थोड़ा सा एक फैसला आया है इसके अकॉर्डिंगली, वो मैं उसका मैं आपको बताती चलूं। जस्टिस मंसूर अली शाह की जो जजमेंट है उसके मुताबिक आर्टिकल 8 के मुताबिक कोई भी कानून साजी बुनियादी हकूक के खिलाफ नहीं हो सकती। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। दूसरा ये कि ये तो हमारे आइन में लिखा हुआ है, ये तो हमारे आइन में भी लिखा हुआ है कि फंडामेंटल राइट्स से मुतालिक पार्लियामेंट को इख्तियार ही नहीं है कि वो कानून साजी कर सके या आइन में तरमीम कर सके। पता नहीं है, इनका दिल चाहे तो ये पूरे का पूरा आइन ही बदल के रख दें। ये इस आइन को कुछ और ही बनाना चाह रहे हैं, ये कुछ गुज़िश्ता दिनों आपने भी देखा होगा। जी जी। अब दूसरा पहलू इसका ये है कि इस हुकूमत ने जो इलेक्शन एक्ट बनाया है ना, उसका इतलाक माजी पे नहीं हो सकता। ये उसी दिन से अमल दरामद होगा जिस दिन से ये कानून बना है। ठीक है, हुकूमत ने ये कानून जो है 6 अगस्त को बनाया, ठीक है, जबकि 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, तो ये 6 अगस्त से जो है ये इसका अमल दरामद हो सकता है। अब इस फैसले का जो इतलाक है वो पाकिस्तान के इलेक्शन पर नहीं होता। अब जिस तरह से ये चाह रहे हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के आड़ में आके ये जो मखसूस नशिस्तें हैं, ये मांगे तांगे की जो सीटें हैं, ये अपने अपने झोली में डाल लें। इनको वैसे तो सीटें मिलनी नहीं है, इनको वैसे तो वोट पड़ना नहीं है, तो अब ये नहीं, थोड़ा सा मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी आयशा। आप यूं कह लीजिए कि अवाम की मंशा के मुताबिक वोट नहीं पड़ना या सीटें नहीं मिलनी, वैसे तो सीटें मिल गई हैं उनको। अरे आप देखिए ना कितनी बारीक किस्म की कार्रवाइयां कर रहे हैं काजी साहब। आज भी इन्होंने शायद एक हल्का जो है उसकी गिनती के लिए जो है एप्लीकेशन जो थी इन्होंने पुट अप कर दी है और उसको तारीख लगा दिया उसकी। ये बड़ी बारीक वारदातें डाल रहे हैं, ये लोगों को तरमीम के पीछे लगाकर काजी साहब जो हैं ये 3 से 4 सीटें जो है वैसे ही हथियाने के चक्कर में है। ये काजी साहब कर रहे हैं या इलेक्शन कमीशन कर रहा है? देखिए मेरी बात सुनिए, ये आपने देखा होगा, शायद सुना भी होगा सोशल मीडिया पर के बाकायदा तौर पे लियाकत चड्ढा साहब ने जो इल्जामात लगाए थे जी जी, उसमें उन्होंने इस बात का खुलकर इजहार किया गया था कि इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन के साथ आपके मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो भी शामिल अमल है। जी बिल्कुल, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने खुद सुनी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतराफ तो यही था। बिल्कुल, और फिर बहुत से सहाफी हलकों की तरफ से भी ये बात सामने आई थी कि कितने अरब रुपए जो है काजी साहब ने लिए हैं इलेक्शन के लिए। ठीक है, अब जाहिर सी बात है तो उसमें कोटा ये भी आता है मखसूस नशिस्तों का। आप जिस दिन से काजी साहब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी कुर्सी पर विराजमान हुए उनके फैसले उठा कर दे। लेकिन आयशा ये भी तो कहा जा रहा है ना कि पर्सन स्पेसिफिक इशू है काजी साहब को, चूंकि माजी में इनके खिलाफ ऑर्डिनेंस आया था तो उनको अपनी जातियात का कोई मसला है। नहीं देखिए मेरी बात सुनिए, जिस रेफरेंस की वजह से ये रो रहे हैं और जिससे ये जो है ये पूरी एक लकीर पीट रहे हैं, तो वो रेफरेंस तो इमरान खान ने दायर ही नहीं किया था। लेकिन बज़ाहिर तो गवर्नमेंट तो उन्हीं के इस्तेमाल हुई थी या उनकी गवर्नमेंट ने किया था, जो भी था बज़ाहिर तो उन्हीं की गवर्नमेंट में गया था ना, गवर्नमेंट की तरफ से। देखिए फायजा, पाकिस्तान में अब तक किसी की गवर्नमेंट नहीं है।
अभी जो गवर्नमेंट है ना वो सिर्फ कहाँ से चल रही है वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है, ठीक है। तो ये माजी में भी जितने रेफरेंसेस दायर हुए ना, ये हामिद मीर का बयान भी जो है ना वो ऑन बोर्ड है, आप उठाकर देख लें जी कि ये जो रेफरेंस था ये फैज हमीद और जनरल बाजवा की तरफ से दायर किया गया था। जी जी। हालांकि इमरान खान ने साफ साफ कहा था कि मैं रेफरेंस दायर करने के मूड में नहीं हूँ, मैं अपने मुल्क की मईशत पर काम करना चाहता हूँ। बिल्कुल, और इमरान खान साहब की बात की एक स्टेटमेंट भी है जब वो वज़ीर आज़म नहीं थे कि मैं एक बेख्तियार किस्म का वज़ीर आज़म था, मेरे पास इख्तियारात नहीं थे। मैं आयशा आपकी जानिब दोबारा आती हूँ, ज़रा यही जो कानूनी नुक्ता आपने उठाया मैं शाहीन साहब से पूछूँ। शाहीन साहब, 12 जुलाई को फुल कोर्ट का फैसला आता है 8-5 की अक्सरियत से, मेजॉरिटी जजेस 8 ने तहरीक इंसाफ को दे दिया। अब जाहिर सी बात है किसी तरफ तो जिसका राइट बनता है उसको देना था ना, पहले तो एतराज़ उठा दिया कि तहरीक इंसाफ इसमें थी नहीं, वो तो पटिशनर ही नहीं थी, वो इसमें हिस्सा ही नहीं थी। लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि अगस्त के महीने में एक एक्ट आता है और उसको रेट्रोस्पेक्टिवली यानी कि 2017 से अप्लाई कर दिया जाता है। एक्ट जो होता है, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, आप जब एक्ट बनाते हैं वो उस दिन से आगे नाफिजुल अमल होता है जब उसको पास कर दिया जाता है। रेट्रोस्पेक्टिवली कैसे हो गया ये एक्ट? देखें, दो चीज़ें हैं, मैं गुज़ारिश करूँगा मैडम जी। पहली तो बात ये है कि जो ये हरबा इख्तियार कर सकते हैं अपने नंबर्स पूरे करने के लिए वो कर रहे हैं। NA 171 की मैं मिसाल दूंगा कि 63,000 वोटों की लीड से हारने वाला ज़िमनी इलेक्शन में 58,000 वोटों की लीड से जीत जाता है। और जीता कैसे है कि जो उनके देहाती हल्के हैं, देहातों में पोलिंग स्टेशंस बने, वहाँ वोटिंग की जो रेशो है वो 80% है। और कमाल ये है कि 80 के 80% पीपल्स पार्टी को पड़ गए हैं। PTI का एक भी वोट वहाँ से नहीं निकलता या चंद एक वोट निकलते हैं। और जो शहरी हल्के हैं वहाँ से वो जो कास्टिंग रेशो है वो 33% है और उसमें PTI जीत रही है। सर आपके काजी साहब, अब सर वोट को वैल्यू दें। मैं वैल्यू दे रहा हूँ जी। आपके काजी साहब की स्टेटमेंट है फॉर्म 45 कोई वैल्यू नहीं रखता, वोट को तो वैल्यू दे रहा हूँ जी। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि देहातों के देहात 80% वोट कास्ट कर रहे हैं और एक ही कैंडिडेट के हक में। ये वोट की इज्जत की एप्रिसिएशन तो मैं कर रहा हूँ। अब यही इज्जत है जो आपने 8-5 की बात की है, एक टाइम गेन करने के लिए एप्लीकेशन दे दी जाती है, उस पर ज़ाती बयान आए हुए आज कितने दिन गुजर गए उसी बेंच का कि भाई ये सीटें PTI की हैं, सेनेट मुकम्मल नहीं है, स्पेशल सीटें मुकम्मल नहीं है और आप एक बड़ा ब्लंडर करने जा रहे हैं अन्नी तरामीम के नाम पर। और उधर से रातों रात बंदे को जतवा के अगले दिन हलफ भी लिया जाता है। पहले तो 3-3 दिन तक अनाउंस ही नहीं होते थे। ये भी कहा गया कि CP की जो दरख्वास्त है वो ताखीरी हरबे हैं। हाँ जी। अब आ जाती है बात आपकी कि जो एक्ट है, भाई एक्ट तो एक है। मैं अर्ज कर रहा हूं कि आज के दिन तक जो हशर नशर आइन के साथ कर दिया गया, इससे बड़े ब्लंडर्स की तो हम रख रहे हैं। मुझे जरा इस एक्ट के बारे में बताएं। रेट्रोस्पेक्टिव नहीं कर सकते ये, तो 2017 से इसका इतलाक कैसे होगा? मैं अर्ज कर रहा हूं ना, देखें वो तो चैलेंज हो चुका है, हो तो चुका है, लेकिन हो कैसे गया? क्या लॉ एक्सपर्ट नहीं थे? ये ऐसे ही हो गया। कैसे ये ऐसे ही हो गया कि रात के 10:30-11 बजे तक 90% सीटों पे मुस्लिम लीग नून यानी PDM हार रही थी और 10:30-11 बजे के बाद एकदम से रिजल्ट्स बदलने शुरू हुए। नहीं 10:30-11 बजे के बाद रिजल्ट्स रुक गए। मैं दिन में 9 तारीख को फिर रिजल्ट्स तब्दील हुए। मैं कह रहा हूं कि क्यों रुके? आज के दिन तक कितने ऐसे हल्के हैं जिन हल्कों के फॉर्म 45 अपलोड नहीं किए गए, जबकि कितने पीरियड में करने होते हैं। अब मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन का जो मशकूक किरदार है और वही आला अदलिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान में हाथ बांध कर गुजारिश कर रहा हूं कि ये वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जिन्होंने चीफ जस्टिस अता बंदयाल से इख्तिलाफ करते हुए कई हफ्ते तक कोर्ट नहीं की थी और आज फिर उसी के खिलाफ वो प्रोसीजर एक्ट जो बेंच से उठ गए थे। मुझे याद है बेंच से उठ गए थे कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो फैसला नहीं आ जाता तब तक ये गैर आईनी है, गैर कानूनी काम है। और अब वही काम कर रहे हैं तो ये गैर कानूनी नहीं है। तो फिर मैं वही अब तो उन्होंने दे देने इख्तियार ही दे दिया पार्लियामेंट ने, जिसको वो सुप्रीम कह रहे हैं। गुजारिश ये कर रहा हूं कि वो इख्तियार अब कैसे ठीक हो गया जब वहां ठीक नहीं था। तब मामला तो और थे शाहीन साहब, आपकी कोर्ट्स हैं, आपके चीफ जस्टिस से समझने की कोशिश हमारे चीफ जस्टिस अब मामलात कुछ और हैं। मैं आयशा से जरा लास्ट कमेंट ले लूं। आयशा, ये रेट्रोस्पेक्टिव तो कहा जा रहा है कि नहीं हो सकता शाहीन साहब की तरफ से, हमने भी यही देखा है, आपने भी अभी यही कहा, लेकिन बात आ जाके रुक जाती है आईनी तरमीम पे, जिसके लिए ये सारी कोशिशें की जा रही हैं। आखिरी कमेंट आपसे, हुकूमत आईनी तरमीम लाने में कामयाब हो जाएगी?
देखिए, हुकूमत उतनी आईनी तरमीम लाने में कामयाब हो जाएगी जितनी इन्होंने मुल्क में महंगाई खत्म कर दी, जितना इन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान के आम शहरी को तहफ़्फ़ुज़ दे दिया, दावे तो करते हैं ना, इन्होंने कर्जा उतार दिया। मेरी बात सुनिए, मैं शाहीन साहब की गुफ्तगू सुन रही थी, इन्होंने एक पॉइंट का तज़किरा नहीं किया। यहाँ पे वही काजी साहब है ना जो कहते थे ऑर्डिनेंस लाना जो है वो डिक्टेटर का काम है। जी जी, डिक्टेटर ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं, तो वक्त जो है ना वो बहुत बड़ा थप्पड़ कभी कभार खुद ही आपके मुंह पर रसीद कर देता है। अब आपको उस थप्पड़ की तकलीफ हो रही है या नहीं हो रही है हम नहीं कह सकते, ठीक है। दूसरी चीज ये रही बात आईनी तरमीम की, ख्वाजा आसिफ साहब का आपको बयान याद होगा ना, जिस दिन ये आईनी तरमीम करने जा रहे थे रात के अंधेरे में, रात तक ये बंदे अपने पूरे कर रहे थे। वो कहते हैं ना आवाज़ें खलक नकारा खुदा, ज़बाने खलक नकारा खुदा, जी जी, ज़बाने खलक, जी जी, ये बंदे साढ़े को पूरे ने तरमीम से आज हो गई होवे, किधर गई तरमीम? नहीं, उसी ख्वाजा आसिफ ने जाते हुए ये भी कह दिया था, लगता है मौलाना ने साथ नहीं दिया, बंदे पूरे नहीं हुए। नहीं तो फिर आप इतने बड़े बड़े दावे कैसे कर रहे हैं? ये आप याद रखिएगा, ये जो करना चाह रहे हैं ना, ये करना निहायत नामुमकिन है इनके लिए। उस वक्त के बाद, पहली अटेम्प्ट के बाद अब जिस तरह से ये बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं ना, ये सेकंड अटेम्प्ट करते हुए भी है ना काम नामुराद ही नजर आएंगे। और आपने मौलाना का आज वाला बयान शायद देखा होगा, जी जी, जिसमें उन्होंने बोला है कि मुझे हुकूमत जो है वो मुद्दत पूरी करते नजर नहीं आ रही। देखिए, ये बयानात जो होते हैं ना, इनकी टाइमिंग बड़ी मैटर करती है, टाइमिंग बहुत मैटर करती है। एग्जैक्टली आपको लगता है कि ये तरमीम नहीं कर पाएंगे शॉर्टली, हाँ या ना? प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मैं 100% इस बात के ऊपर मुझे यकीन है कि ये आईनी तरमीम नहीं कर पाएंगे। शाहीन साहब, लास्ट कमेंट, लास्ट 5 सेकंड, तरमीम कर पाएंगे या नहीं? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, और हर हरकत इनको मुंह की खाएंगे जो मुल्क के कौम के मफाद के खिलाफ हो। बहुत शुक्रिया आयशा, आपका भी प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। शाहीन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाजत, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।